अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस रोड कंसल्टेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुगीस हैदर और आज हमारी वीलॉग की सीरीज़ की पहली एपिसोड है। वो तमाम नाज़रीन जो कि क्रॉस रोड कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते, उनकी आगाही के लिए मैं बताता चलूं कि क्रॉस रोड कंसल्टेंट एक ऐसा मुनफरिद प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान में ISSB के हवाले से ऑनलाइन गाइडेंस और मेंटोरिंग कोर्स प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान में नौजवान हैं जो कि एस्पायरिंग है ISSB को ज्वाइन करने के लिए, उन तमाम के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ज्वाइन करने के लिए, वो तमाम तर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि हमारे तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी एक रील्स की एक सीरीज चली है और वो रील्स की सीरीज मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो हमारी वीलॉग की पहली एपिसोड है, इसमें आज हम कुछ मजीद टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ आज क्रॉस रोड के CEO कमांडर रिटायर्ड अदनान फारूकी साहब मौजूद हैं, जो कि ISSB के एक्स डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुगीज़, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन। मुगीज़, मेरा इंट्रोडक्शन जस्ट इतना है कि आफ्टर 32 इयर्स ऑफ नेवल सर्विस, लास्ट ईयर जो है वो मैं रिटायर हुआ हूँ और अभी मैंने इस सर्विस के दौरान तकरीबन 3.5 से पौने 4 साल का जो अरसा है वो ISSB के अंदर एज ए डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो सर्व किया है। और इस दौरान तकरीबन कई हज़ार इंटरव्यूज़ जो हैं वो कैंडिडेट्स के वो कंडक्ट भी किए हैं और उनकी सही। असेसमेंट्स जो हैं वो भी मैंने कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा अभी क्रॉस रोड कंसल्टेंट की आपने बात की। क्रॉस रोड कंसल्टेंट जो है वो शुरू करने की मेन वजह वो ये थी कि मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं और खुले हुए हैं। हम जब भी एज अ सेलेक्टर किसी भी कैंडिडेट को जज करते हैं या उसको असेस कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ बहुत क्रिटिकली जो है वो देखी जा रही होती है उस कैंडिडेट के अंदर। जी जी। वो मेन चीज़ जो है बेसिकली वो ये है कि उसके अंदर कोई कोचिंग इफ़ेक्ट्स या कोई ट्रेनिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं वो तो नहीं पाए जाते, क्योंकि एक्चुअल जो इसका फ्लिप साइड है कोचिंग का या ट्रेनिंग का, वो ये है कि एक्चुअल जो पर्सनैलिटी होती है किसी भी कैंडिडेट की, ISSB उसमें इंटरेस्टेड है। सही। वो जानना चाहती है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पर्सनली कैसा है। जब वो किसी कोचिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेके आता है तो सबसे बड़ा जो उसको डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि कोचिंग सेंटर्स टिपिकल स्टीरियोटिपिकल किस्म के जो है वो आंसर्स सिखा के और चीज़ें जो हैं वो बता के उस कैंडिडेट को ISSB भेज देते हैं, और वो सबसे बड़ा रीज़न होता है उन कैंडिडेट्स के फेलियर का। तो क्रॉस रोड कंसल्टेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे जहन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि अगर हम किसी कैंडिडेट को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं या उसकी मेंटोरिंग करते हैं, तो कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो है वो हम उस कैंडिडेट को ना सिखाएं या चीज़ ना बताएं जिससे वो किसी शेल में चला जाए या किसी उसकी पर्सनालिटी जो है वो मास्क हो जाए। तो इस वजह से जितने भी हमने अपने कोर्सेज को डिज़ाइन किया है उसमें जो मेन फोकस हमारा है वो इसी बात पे है कि हम कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी को ग्रूम करें, ना कि उनको अपने जवाबात या वो जवाबात जो उनको सिखाए जा सकते हैं सवालात के, वो उनको दिए जाएं। बेसिकली रिवायती तौर पर जो स्पून फीडिंग की जाती है जितनी भी कोचिंग सेंटर्स हैं, एकेडमीज हैं, इस प्लेटफॉर्म पे क्रॉस रोड कंसल्टेंट की तरफ से ऐसा नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्रॉस रोड कंसल्टेंट जो है वो मेनली फोकस्ड है इसी चीज़ के ऊपर है कि कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी के अंदर वो तमाम जो क्वालिटीज़ हैं उनको उभारा जाए और उनको बेहतर बनाया जाए, जो ISSB किसी भी कैंडिडेट के अंदर देखना चाहती है। सही। ताकि वो जो कुछ भी वहाँ पे डिस्प्ले करें या जो कुछ भी वहाँ पे परफॉर्म करें, वो ट्रूली बेस्ड हो उनकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल होना चाहिए। सही। तो ये हमारा मेन मकसद था क्रॉस रोड कंसल्टेंट को स्टार्ट करने का, ताकि एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एक ऐसी गाइडलाइन जो है वो दी जाए जिससे कैंडिडेट को फ़ायदा हो ISSB में जाके, ना कि उल्टा उसको उस कोचिंग का या उस ट्रेनिंग का नुकसान होना शुरू हो जाए। सही। सर आज के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनकी तरफ चलते हैं और सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल जो है 1 से 1.5 लाख नौजवान ISSB के लिए अप्लाई करते हैं। सर ऐसी कौन सी जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ISSB एक्सपेक्ट करती है अपने कैंडिडेट से? देखें, ISSB के लिए जो भी कैंडिडेट जाते हैं, ISSB कोई ऐसा सुपर नेचुरल किस्म का ह्यूमन बीइंग जो है वो तलाश नहीं कर रही होती। ISSB में या तो आप FSC के बाद जाते हैं या आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं। सही। तो डेफिनेटली ISSB एक्सपेक्ट कर रही होती है कि कैंडिडेट से
कि वो एक नॉर्मल और सिंपल इंडिविजुअल एक कैंडिडेट हो और वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो भी उसकी वो लेके आ रहा है, चाहे वो एफएससी की बेस पे अप्लाई कर रहा है या ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर वो अप्लाई कर रहा है, तो वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के मुताबिक वो उन चीज़ों से मुताबिकत रखता हो जो उसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट है जो कि एक आईएसएसबी का कोई भी सिलेक्टर जो है कैंडिडेट के अंदर देखना चाहता है या उससे एक्सपेक्ट करता है। अब जहाँ तक बात रही कि आईएसएसबी चूंकि एक एजुकेशनल या एकेडमिक टेस्ट नहीं है, आईएसएसबी का जो टेस्ट है वो बेसिकली कैंडिडेट्स की जो पर्सनालिटी का प्रोफाइल है उसको जज करने के लिए ये टेस्ट इवैल्यूएशन है, उसकी एक तरीके से असेसमेंट है, उसकी इवैल्यूएशन है। और आईएसएसबी के अंदर हर सिलेक्टर जो है कैंडिडेट की पर्सनालिटी को ही देख रहा होता है। तो कुछ ऐसे खुसूसियात हैं हर इंसान के अंदर, जैसे अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है, तो वो तमाम खुसूसियात भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी। अब हर इंसान जो भी अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को बेहतर बनाता है, ग्रूम करता है अपनी एजुकेशन से, अपने बैकग्राउंड से, और ये तमाम चीज़ें फैक्टर प्ले करती हैं, रोल प्ले करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। सही। आईएसएसबी के अंदर हर बैकग्राउंड से जो है वो लोग आ रहे होते हैं, जिसमें हम्बल बैकग्राउंड भी है, जिसके अंदर बहुत अच्छे और वेल्दी बैकग्राउंड से भी इंडिविजुअल्स आ रहे होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या स्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत से लोग होते हैं जो कि बेयर मिनिमम या एवरेज अपनी एकेडमिक ग्रेड्स के साथ आ रहे होते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट्स को जस्ट मीट कर रहे होते हैं। फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका एक्सपोजर जो है वो रूरल होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक्सपोजर जो है वो अर्बन होता है। बिल्कुल। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी की जो क्वालिटीज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। सही। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा फोकस जो है वो ये है कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में तरीके से ये जितनी भी एक पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है इसके ऊपर काम करें। सही। ताकि जो भी कैंडिडेट आईएसएसबी में जा रहा है वो अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर तरीके से सेलेक्टर्स के सामने रख सके, ताकि उसको उसके पास एक फेयर चांस हो आईएसएसबी टेस्ट को क्वालिफाई करने का। अब आपने कहा कि आईएसएसबी क्या एक्सपेक्ट कर रही है किसी भी कैंडिडेट से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिंपल कैंडिडेट हो जो कि अपनी बैकग्राउंड और अपने एकेडमिक प्रोफाइल को मैच करती हुई इंटेलेक्ट उसके ऊपर बेसिकली उसे ग्रिप होनी चाहिए, वो उससे मैचिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। एक कैंडिडेट अगर कोई 90% मार्क्स लेके आईएसएसबी में आ रहा है तो उसकी इंटेलेक्चुअल और कॉम्प्रिहेंशन का लेवल एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेहतर होगा और अच्छा होगा। और एक इसी तरीके से मतलब अगर कोई कैंडिडेट एक एवरेज मार्क्स के साथ आ रहा है तो उससे भी एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा होता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो कि वो आईएसएसबी के अंदर आके 4 दिन के अंदर दिखाता है उसमें वो प्रूफ कर सकता है कि ग्रेड्स जो हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वो कैंडिडेट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से कैरी कर सकता है, क्योंकि ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं है। क्राइटेरिया आईएसएसबी का खास तौर के ऊपर जो है वो एकेडमिक ग्रेड नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो आपसे मैट्रिक की और एफएससी की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट मंगा ली जाती और आपको जो है वो सिलेक्शन का लेटर दे दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की ना। तो जो सबसे पहले मेन चीज़ जो आईएसएसबी के अंदर किसी भी कैंडिडेट के सक्सेस या यूँ समझ लें कि किसी कैंडिडेट से एक्सपेक्टेशन के लिए जो है वो देखी जा रही होती है, वो उसकी फैमिली बॉन्डिंग है। फैमिली बॉन्डिंग जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की लाइफ में। अगर आप फ़ौज के लिए आ रहे हैं, फ़ौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फ़ौज जो है वो सबसे पहली बात ये कि वो कोई जॉब नहीं है। सही। फ़ौज की नौकरी या फ़ौज की जो सर्विस है उसको हम सर्विस कहते हैं। सही। सर्विस में आपको कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो करना पड़ सकता है किसी भी मौके पे, और ऐसे लोगों के साथ और ऐसे लोगों के लिए करना पड़ सकता है जिनको शायद आप जानते भी ना हो, जिनका आपने कभी नाम भी ना सुना हो, या जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो। फॉर एग्जांपल फौज जब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए लोगों की मदद के लिए कभी कोई सैलाब आए, ज़लज़ला आए, या किसी भी ऐसे मौके पे कहीं पे भी जाए और लोगों की मदद करे, तो वो ये नहीं देखती कि कौन है और आगे उसका क्या मज़हब, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, कौन सी ज़बान बोलता है, क्या वो काला है, गोरा है, कैसा है। लेकिन
आप इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, अगर आपकी फैमिली की बॉन्डिंग होगी तो वो शो करती है कि एक आदमी अगर अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट है, फैमिली के साथ सही। सपोर्टिव है, फैमिली की केयर करता है, तो वो यकीनन किसी दूसरे की फैमिली की भी केयर करेगा। सर मुझे बेसिकली इसमें ये जानना है कि इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादातर देखी जाती है, कैंडिडेट का इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना, या ये देखा जाता है कि उसकी अपनी फैमिली के अंदर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बॉन्ड्स किस किस्म के हैं? देखिए, जब भी कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने घर वालों के साथ सिंसियर होगा, तभी आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे आदमी के साथ जिसको वो नहीं जानता उसके साथ भी सिंसियर होगा। सही। इसका अगर हम रिवर्स में बात करूं कि अगर कोई आदमी अपने घर वालों के साथ ही सिंसियर नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो किसी ऐसे शख्स के लिए अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार हो जाएगा जिसको वो शायद जानता भी नहीं। तो ये जो सोशल बॉन्डिंग है और फैमिली बॉन्डिंग है, ये सबसे ज्यादा पैरामाउंट समझी जाती है आईएसएसबी के अंदर। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है जो कि कैंडिडेट से आईएसएसबी के सेलेक्टर्स को होती है, और वो समझते हैं कि जो भी आईएसएसबी के लिए या फौज को ज्वाइन करने के लिए इंक्लाइंड है या आ रहा है, तो उसकी अपनी फैमिली बॉन्डिंग एक स्ट्रांग होनी चाहिए। जो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, सबसे मेजर चीज़ आती है, वो आपके मॉरल और सोशल। सॉरी सर, मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको इवेलुएट करने का प्रोसेस क्या होता है? आपकी फैमिली बॉन्डिंग को जज किस तरह किया जाता है? देखिए, फैमिली बॉन्डिंग को जज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आपको पता है कि आईएसएसबी के अंदर 3 सेलेक्टर्स जो हैं वो एक कैंडिडेट को असेस कर रहे होते हैं, जिसमें डिप्टी प्रेसिडेंट है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है और साइकोलॉजिस्ट्स हैं। सही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजिस्ट्स की। साइकोलॉजिस्ट के पास जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, वो जो साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट्स हैं उसमें कैंडिडेट की परफॉर्मेंस है। सही। अगर मैं आपको कोई टेस्ट दे दूं और उसके ऊपर आपको कोई टाइम बाउंड ना रखूं, सही। कि फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है जिसके पास आप जिसको हल करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम है, तो आप आराम से सोच सोच के और अपने माइंड से बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव किस्म की जो है ना रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मुझे दे देंगे। सही। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं वही टेस्ट आपको दूं और एक टाइम बाउंड कर दूं कि आपको एक सवाल हल करने के लिए जस्ट मेरली चंद सेकंड हैं, सही, तो उन चंद सेकंड के अंदर आप कोई चीज़ फैब्रिकेट नहीं कर पाएंगे। आप वो चीज़ लिखेंगे जो आपका सबकॉन्शियस आपको गाइड करेगा या बताएगा। एग्जैक्टली। तो सबकॉन्शियस हमेशा इंसान का जो है वो वही चीज़ बताता है जो जिस मटेरियल का वो इंसान खुद बना हुआ होता है। सही। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करती हैं किसी भी कैंडिडेट की असेसमेंट के लिए। सही। इसी तरीके से जो जीटीओ होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, वो कैंडिडेट्स को एक ग्रुप की फॉर्म में एक्टिविटी करवाता है और आउटडोर के अंदर और इनडोर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप असेस कर रहा होता है। तो जब भी आप किसी ग्रुप के साथ चलते हैं तो आपकी एक सोशल बॉन्डिंग नजर आना शुरू हो जाती है किसी भी सिलेक्टर को। तो वो सोशल बॉन्डिंग बेसिकली बताती है उस सिलेक्टर को कि आप किस हद तक जो है वो जेल हो जाते हैं किसी भी किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर, और कितना कोऑपरेटिव आपकी नेचर है, कितना हेल्पिंग एटीट्यूड है, और साथ साथ आपके जो डोजियर्स होते हैं उसके अंदर भी आपकी फैमिली से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन की डिटेल अवेलेबल होती है कि आप अपने फैमिली में किस नंबर पे आते हैं, कितने आपके बहन भाई हैं। तो उससे एक असेसमेंट जो है वो निकल रही होती है कि आपको आइडिया हो जाता है आपको आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैजुअल हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि जो बच्चे सबसे छोटे होते हैं घर में वो बहुत लाडले होते हैं माँ बाप के और अपने बहन भाई के, तो जनरली उनको स्पॉइल होने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद होते हैं उनके। बट ऑन दी अदर हैंड जो बड़े बच्चे होते हैं घर में वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर माँ बाप भी डालते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम दी अर्ली एज। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक सेलेक्टर को हेल्प करती हैं असेस करने में किसी भी कैंडिडेट की फैमिली बॉन्डिंग हो गई या सोशल बॉन्डिंग हो गई। अब जहाँ तक इससे आगे अगर हम बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने आपको बता रहा था, मॉरल और सोशल इल्स जो हैं वो कहाँ तक किसी भी कैंडिडेट के अंदर इंग्रेस की हुई हैं। मॉरल इल और सोशल इल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मॉरल इल, सोशल तो कहते हैं माशरती जो इल्स हैं, माशरती बुराइयां हैं, और मॉरल जो है वो इखलाकी बुराइयों को कहते हैं। तो ये दो चीज़ों की डिफ्रेंसिएशन समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, कुछ चीज़ें मॉरली और सोशली दोनों बुरी समझी जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें शायद सोशली बुरी समझी जाती हैं लेकिन मॉरली वो जो है बुरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि झूठ बोलना एक ऐसी आदत है जो मॉरली भी यानी कि अखलाकी तौर पे भी बुरी समझी जाती है, गलत है, और सोशली भी उसको गलत समझा जाता है और बुरा समझा जाता है।
जबकि ऑन द अदर हैंड आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करना सोशली एक टैबू है, सोशली उसको एक बुरा समझा जाता है या अच्छा नहीं समझा जाता। उससे चीज़ें बहुत सी डिफरेंट जो है वो पता चलती हैं किसी के बारे में, कि अगर कोई आदमी एक अर्ली स्टेज के ऊपर, एक ऐसी स्टेज के ऊपर जब उसका सारा ध्यान पढ़ाई में होना है या उसको अपनी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो देनी है, वो ऐसे मौके पे किसी भी अपनी बैड कंपनी की वजह से या किसी और इस तरह की वजह से किसी ऐसी हैबिट में मुब्तला है जो कि सोशली बुरी समझी जाती है। शायद अखलाकी तौर पे उसकी कोई पकड़ ना हो, या अखलाकी तौर पे किसी कानून के तहत आप कह लें कि उसको कोई वो ना समझा जाता हो, लेकिन एक सोशल सर्कल में, एक सोशल उसमें उसको एक बुराई के तौर पे देखा जाता है। बिल्कुल। तो ना सिर्फ ये देखा जाता है आईएसएसबी में कि मॉरली और सोशली वो किसी इल के अंदर मुब्तला तो नहीं है, और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ असेस की जा रही होती है वो ये प्रिडिक्शन है, वो ये असेसमेंट है फ्यूचर के बारे में कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी टेंडेंसीज, ऐसे सिम्टम्स या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि वो फ्यूचर के अंदर आगे चल के किसी भी मॉरल या सोशल इल का शिकार हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये वो एक्सपेक्टेशन है जो कि जनरली कैंडिडेट से की जा रही होती है। सही। इसके अलावा देखें, जो सब से इम्पॉर्टेंट चीज़ है फौज को ज्वाइन करने के लिए, वो फौज से रिलेटेड इंटरेस्ट है और मोटिवेशन है। अगर आप इंक्लाइंड हैं मिलिट्री लाइफ की तरफ, मिलिट्री लाइफ को ज्वाइन करने के लिए, तो आप यकीनन एक सूटेबल कैंडिडेट करार पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इंक्लिनेशन नहीं है, आप सिर्फ फौज में चकाचौंध देख के, वर्दी की चमक देख के और बहुत मटेरियलिस्टिक और अप्रोच है, चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस होके आना चाहते हैं और आपको इंट्रिंसिकली कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं आप रखते कि आप फौज को ज्वाइन करें, तो ये एक्सपेक्टेशन के अंदर आ जाता है कि एक कैंडिडेट जो है उसको फौज की लाइफ की या इसकी इंक्लिनेशन होनी चाहिए। सही। मैं बहुत सैल पसंद हूँ, मुश्किल काम करते हुए मैं घबराता हूँ या मुश्किल काम करने में मैं झिझक महसूस करता हूँ, लेकिन फौज ज्वाइन करना मैंने चूज़ किया एज अ कैरियर, तो मेरे लिए और फौज के लिए, दोनों के लिए मैं मुश्किलात का बाइस बन जाऊँगा, एक वक्त आएगा। इसके अलावा जो और बेसिक चीज़ देखी जा रही होती है, देखें आईएसएसबी जो है वो एक ऐसा सिलेक्शन का प्लेटफॉर्म है जिसके पास कोई भी सेट नंबर नहीं है कि मेरे अगर आईएसएसबी के किसी बैच में 100 लोग लेट से आते हैं, तो आईएसएसबी के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि उनके ऊपर कंपल्शन कोई नहीं है कि वो 100 में से 50 लोगों को रिकमेंड ही करेगी, ऐसा नहीं है। सही। आईएसएसबी उन 100 के 100 लोगों को भी रिकमेंड कर सकती है अगर वो क्राइटेरिया के मुताबिक पूरे उतरते हैं, और आईएसएसबी उन 100 में से किसी एक को भी सेलेक्ट ना करे कि अगर वो क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा नहीं उतर रहे। सही। तो इसलिए जो चीज़ देखी जा रही होती है वो ये है कि आईएसएसबी मिलिट्री के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को एक बेसिक इंग्रेडिएंट उनका जो कि कैडेट है वो प्रोवाइड करना उसका काम है। अब अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोई ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट नहीं करने के काबिल, चाहे वो एकेडमिकली हो चाहे वो फिजिकली हो, दोनों एतबार से, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ से हम सिलेक्शन पूरी करके जब आईएसएसबी से और तमाम चीज़ों से गुजार के उसको ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, तो वो एक वक्त आएगा कि वो ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और एक टाइम पे आके ड्रॉप आउट हो जाएगा किसी भी सर्विस एकेडमी से। तो आईएसएसबी हमेशा फोकस इस पे करती है कि जो भी कैंडिडेट आईएसएसबी रिकमेंड करे वो एकेडमिकली और फिजिकली इस काबिल होना चाहिए कि वो किसी भी सर्विस एकेडमी की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के काबिल हो। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आईएसएसबी एक्सपेक्ट कर रही होती है किसी भी कैंडिडेट। अच्छा सर, अभी आपने एक बात कही है कि आईएसएसबी में इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स उन्होंने लाजमन रिकमेंड करने हैं और कितने नहीं करने। तो जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 से 1.5 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उसमें जो रिकमेंडेशन की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसा क्यों है? जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं वो किस बुनियाद पर होते हैं और उनमें वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे शो करते हैं कि वो रिकमेंड हो जाते हैं और ज़्यादातर जो है वो फेलियर की रेशो है? देखें, इसमें अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि आईएसएसबी एक
जनरली कैंडिडेट से जो चीज़ें एक्सपेक्ट करती है वो क्या है, लेकिन इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उतर रहे होते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी वो रेकमेंड नहीं हो पाते। ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ लेके आऊँगा कि जो कैंडिडेट रेकमेंड होते हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस है उनके रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस के अंदर और ISSB एक ऐसे कैंडिडेट से जिसको उसने रिकमेंड करना है, वो क्या डिफरेंट या एडिशनल या कोई ऐसी चीज़ उसकी परफॉर्मेंस में देखना चाहती है। तो जो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक कैंडिडेट के अंदर एक एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन और जो उसका इंटेलेक्ट है वो होना चाहिए, ताकि वो जो बेसिक चीज़ें हैं जो ISSB में उसको टेस्ट के लिए बताई जा रही हैं या उसको दी जा रही हैं, उनको वो अंडरस्टैंड कर सके। सही। अब एक कैंडिडेट है वो एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, उसकी कम्प्रीहेंशन वीक है या उसकी इंटेलिजेंस में ये कमी है कि वो जो चीज़ उसको थ्योरेटिकली बताई जा रही है वो उसको प्रैक्टिकली नहीं असिमुलेट कर पा रहा अपने माइंड के अंदर, तो यहाँ पे उसकी जो वीकनेस है वो उसको रिकमेंड नहीं होने दे। जबकि दूसरी तरफ जो कैंडिडेट रिकमेंड होता है वो अपनी कॉम्प्रिहेंशन और अपनी इंटेलिजेंस से एक सेलेक्टर को इम्प्रेस कर देता है कि मैं जो चीज़ मुझे आप बता रहे हैं या जो इंस्ट्रक्शन आप मुझे दे रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ना सिर्फ मैं पूरी तरीके से ग्रास्प कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बल्कि उनको आगे मैंने लेके कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी मेरे पास एबिलिटी मौजूद है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ISSB के अंदर जो भी कैंडिडेट किसी भी टेस्ट से गुजर रहा होता है, उसमें जो कैंडिडेट अपनी सराउंडिंग से जो सराउंडिंग से अलर्ट होते हैं या जो सराउंडिंग की अवेयरनेस रखते हैं, वो कैंडिडेट जो है उनके पास एक बहुत अच्छा चांस होता है कि वो रिकमेंड हो। अगर आप अपनी सराउंडिंग से अलूफ रहेंगे और आपको नहीं पता कि आपके आसपास क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं, हर सिचुएशन जो है आपके साथ किस तरीके से जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रही है या नहीं दे रही, सही, तो वो अपॉर्चुनिटी अगर आपने मिस कर दी तो उस टेस्ट को क्वालिफाई करना आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ जैसे मैंने बताई कि कॉम्प्रीहेंशन है, और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी वो अवेयरनेस है, सराउंडिंग्स की ऑब्जर्वेशन है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो कि एक किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जाने के बाद आप उस चीज़ को कितना डीपली देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं। सर यहाँ पे आप कोई एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स बहुत सारी मिथ्स भी होती हैं सराउंडिंग्स के हवाले से कि ये हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा है कि कोई कैंडिडेट किसी इंटरव्यू में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि बाहर वेदर किस किस्म का था, तो इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सिर्फ मिथ्स हैं सराउंडिंग के हवाले से? देखें, जब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पूछने का मकसद ये जानना होता है कि क्या आप अवेयर हैं कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। आप अगर किसी कमरे में आके बैठे हैं तो क्या आपको पता है कि उस कमरे में क्या है, आपके दाएं जानिब क्या है, आपके बाएं जानिब क्या है, आपके सामने क्या क्या चीजें हैं, जिस दरवाजे से आप गुजर के आए हैं वो किस तरह का था। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कहीं आउटडोर में होते हैं तो आउटडोर के अंदर आपको बहुत सारे टास्क करने होते हैं। उन टास्क के लिए आपको कुछ सामान दिया जाता है, आपके साथ कुछ साथी होते हैं जो कि आपके साथ मिलकर वो टास्क कर रहे होते हैं। सही। तो क्या आप अपने उन साथियों की एबिलिटीज को जज करने के काबिल हैं? सही। अगर आप किसी ऐसे साथी को कोई ऐसा टास्क या ऐसा काम दे देंगे जो शायद उसकी फिजिकली कंडीशन ना हो करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बहुत ही बल्कि कैंडिडेट को कोई दूसरा कैंडिडेट जो है वो कहता है कि आपने जंप करनी, तो उसके मुकाबले में उसके पास एक बेटर ऑप्शन मौजूद है जो कि शायद वो जंप अच्छी तरीके से करने के काबिल हो, फिजिकली वो बेहतर हो उस परफॉर्मेंस के लिए। या ऑन दी अदर हैंड आप कोई भारी चीज किसी थोड़ा कमजोर किस्म के कैंडिडेट को कहें कि ये आपने उठा के और ये काम करना है, जबकि आपके पास ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिल्ड का कैंडिडेट मौजूद है आपके साथ देने के लिए या आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जो कि वो चीज इजीली कर लेगा। तो ये चीज अवेयरनेस है, अलर्टनेस है, सही। आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके बारे में आपकी ग्रिप है। तो जब ये आपके पास होगी तो डेफिनेटली एक कैंडिडेट के रिकमेंड होने के चांसेस जो हैं वो इन चीजों के ऊपर बेहतर हो जाते हैं। इससे आगे चलें तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, एट टाइम्स आप एक जगह पे आके जो है वो आपको डिसीजन लेना पड़ता है अपनी जजमेंट को और अपने विजडम को यूज़ कर। अब वो जो डिसीजन है उसके अंदर जो है बाज़ दफ़ा रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल होता है। रिस्क
टेकिंग जो है वो आपको करनी पड़ती है, लेकिन क्या वो रिस्क टेकिंग वर्थ है या वो रिस्क टेकिंग वर्थ नहीं है, ये चीज़ आपकी जजमेंट बताती है, आपकी विजडम बताती है। सही। अब हर कैंडिडेट जो कि इस सिचुएशन के अंदर आए, वो अगर अपनी जजमेंट को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी विजडम को इस्तेमाल कर रहा है और उसको पता है कि कौन सी चीज़ वर्थ रिस्क टेकिंग है और कौन सी चीज़ कहाँ तक मैंने करनी है और कहाँ से आगे मैंने उसको नहीं करना, कुछ ऑल्टरनेट सोचना है उसके बारे में। सही। तो ये वो चीज़ है, जो एक क्वालिटी जो कि एक कैंडिडेट, रिकमेंडेड कैंडिडेट के अंदर देखी जा रही होती है कि वो क्या ये कर सकता है या वो ये नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन जो है अच्छा भी साबित हो सकता है, बुरा भी साबित हो सकता है। तो एक कैंडिडेट के अंदर ये सलाहियत कि वो अपने लिए हुए डिसीजंस जो हैं उनके गुड और बैड इम्प्लीकेशन को असेस करना, उसको इस चीज़ की समझ हो। अगर ये समझ है तो डेफिनेटली उसके ये चांसेस जो हैं रिकमेंडेशन के ये बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आप, क्योंकि ISSB एक इंडिविजुअल टेस्ट नहीं है, आपको पता है कि वो एक आपको एक ग्रुप में, एक सोशल ग्रुप के फॉर्म में जो है वो बहुत से टेस्ट उसके अंदर करने पड़ते हैं। ऐसी सूरत के अंदर अगर आप दूसरों के लिए, जो आपके साथी हैं या जिनके साथ आप चल रहे हैं, उनके लिए कंसीडरेट एटीट्यूड नहीं रखेंगे, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि सिर्फ मेरा टेस्ट तो अच्छा हो जाए, बाकी किसी दूसरे का टेस्ट जैसा मर्जी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक इनकंसिडरेट बिहेवियर है। तो अगर आपने अपने लिए कोई चीज़ सोची हुई है तो ISSB के अंदर, टेस्ट के अंदर वही चीज़, उतनी ही मेहनत अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक शख्स आपके लिए करे, तो उतनी ही मेहनत आप किसी दूसरे के लिए भी करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और एक सेल्फलेस नेचर रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये वो एक और पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि ISSB के रिकमेंडेड कैंडिडेट में ये क्वालिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि ISSB के टेस्ट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सा प्रेशर जो है वो कैंडिडेट के ऊपर होता है, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। उनके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है और वो टाइम जो है उसके अंदर आपने बहुत सी चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी होती हैं, जिसमें आपने प्लानिंग भी करनी है किसी चीज़ की, एग्जीक्यूशन भी करनी है आपने। इसी तरीके से अगर आप कोई रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं साइकोलॉजिस्ट की, तो उसके अंदर आपने उसको कंप्लीट करना होगा एक सर्टेन टाइम, गिवन टाइम के अंदर। तो जब आप किसी को टाइम कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट में डालते हैं तो वहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर उसके ऊपर जो है वो इमोशनली भी आता है, बिल्ड होता है। अब इस सूरत के अंदर अगर कोई कैंडिडेट अपने आप को काम और कंपोज रखने की एबिलिटी रखता है, तो ये निशानी है एक रिकमेंडेड कैंडिडेट। सही कि मैं अगर एक स्ट्रेसफुल, एक प्रेशर इन्वायरमेंट के अंदर डिलीवर कर रहा हूँ रिमेनिंग काम एंड कंपोज, तो ये चीज़ जो है मुझे दूसरों से डिफरेंशिएट कर देगी। इसी तरीके से क्योंकि आपको पता है कि ISSB में हर बैकग्राउंड से, हर जगह से कैंडिडेट आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, वह देखा जा रहा होता है स्पेसिफिकली कि क्या कैंडिडेट किसी भी किस्म के कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं है। कॉम्प्लेक्स देखें दोनों तरीके से हो सकता है, कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर कोई कैंडिडेट किसी किस्म के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है तो डेफिनेटली उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे चल के परफॉर्म करना, और न सिर्फ ISSB में परफॉर्म करना, वो अगर सेलेक्ट हो जाता है और वो अगर फौज को ज्वाइन भी कर लेता है तो आगे भी वो अपने उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस की वजह से फौज के अंदर उसके लिए चलना डिफिकल्ट होगा। यही बात सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए भी कही जा सकती है। इसी तरीके से आप जब भी कोई भी टास्क कर रहे होते हैं तो आपको फेलियर का भी सामना देखना पड़ता है। आपको बार बार एक चीज़ आप ट्राई करते हैं अटेम्प्ट करने की, और वहाँ पे जाके आप अक्सर जो है वो फंस जाते हैं या आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो, अगर कोई अपनी होप को लूज ना करे और गिव अप ना करे कि मैं जो हूँ ये नहीं कर सकता, तो ये चीज़ जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का ट्रेड जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी सिलेक्टर के सामने, जो कि डिजायर्ड है फॉर दी सिलेक्शन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समझना कि डिस्पाइट ऑफ दी फेलियर्स आप अपने गोल को फोकस रखें और कभी भी गिव अप ना करें या लूज ना करें। तो ये चीज़ भी एक रिकमेंडेड कैंडिडेट के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा ISSB में जब टेस्ट हो रहे होते हैं तो देखें, कोई भी चीज़ जो है वो
आपसे मिस्टेक हो सकती है, हम्म, गलती इंसान से ही होती है। एग्जैक्टली। अगर आप अपनी गलतियों से जो है वो ये असर लेंगे कि मैं मुझसे गलती हो गई है और मैं किसी तरीके से सेलेक्टर के सामने ये गलती जाहिर ना करूं या उसको हाइड कर जाऊं या उसको छुपा लूं, तो बजाय इसके कि अगर आपको बताया गया है कि अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपने उस टास्क में उस मिस्टेक को कैसे करेक्ट करना है, आप उस करेक्ट करने के तरीके के ऊपर चलने के बजाय उसको छुपाना शुरू हो जाए, हाइड करना शुरू हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि शो करती हैं कि कैंडिडेट के अंदर जो है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि वो किसी गलत डायरेक्शन में चल पड़ता है जब भी कोई मिस्टेक होती है, वो अपनी गलती को मानता नहीं है। तो ये चीज़ें भी एक रिकमेंडेड कैंडिडेट ये चीज़ें नहीं रिपीट नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ये नहीं करता। रिकमेंडेड कैंडिडेट कभी भी इस किस्म की कोई बात नहीं करेगा। अगर उससे वो गलती होगी तो वो ओपनली उसको एक्सेप्ट करेगा अपनी मिस्टेक को और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि सोशली आप कितने अच्छे वेल ग्रूम्ड हैं, ये चीज़ ISSB जो है वो बहुत गौर से बहुत क्लोजली देखती है, क्योंकि आपने फौज में लोगों को साथ लेके चलना है। सही। ना सिर्फ ये कि अपने पीयर्स को साथ लेके चलना है, बल्कि आपने अपने जूनियर्स को भी अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि एक लीडर की हैसियत से ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोशली बहुत अच्छे हों और लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों के प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ साथ उनके लिए भी सोचना आपने ज़रूरी है। सही। तो सोशली अगर आप अच्छे नहीं हैं, वेल ग्रूम नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ISSB के अंदर मुश्किलात होंगी। और वो लोग जो रिकमेंड होते हैं वो डेफिनेटली सोशली एक अच्छे पेडिस्टल पे खड़े होते हैं और सोशली वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ एक रिकमेंडेड कैंडिडेट जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो है उसका कॉन्फिडेंस। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसका कॉन्फिडेंस शेकी है तो उसके लिए ISSB को जो है वो क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। रिकमेंडेड कैंडिडेट के अंदर इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं होती। वो कॉन्फिडेंटली हर चीज़, हर टेस्ट को अटेम्प्ट करता है और किसी भी जगह पे हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो आउटडोर में हो, वो अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो लेट गो नहीं होने देता। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन जो है, देखें फौज में आपको ऑर्डर्स लेना भी आना चाहिए और उन ऑर्डर्स को आगे एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। ये चीज़ उस वक्त तक नहीं पॉसिबल है जब तक कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। आपको समझना उन ऑर्डर्स को और आगे कम्युनिकेट करना अपने जूनियर्स को, ताकि वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो सके उसी तरीके से जैसे वो कही गई है। ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इफ़ेक्टिवली अपनी थॉट्स को कम्युनिकेट करने की सलाहियत नहीं रखते तो डेफिनेटली ISSB के लिए शायद आप सूटेबल नहीं होंगे। एक रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑन दी अदर हैंड कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा होता है या वो बेहतर होता है बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले। बाकी ISSB के अंदर जैसे आपको पता है कि एक आजकल इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश स्पीकिंग है उस पर बहुत फोकस किया जाता है। आपकी स्पीकिंग पावर, राइटिंग पावर, चाहे वो आप एसे राइटिंग कर रहे हो ISSB के लिए, या आप किसी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट हो, या लेक्चरेट का पार्ट हो, या किसी प्लानिंग का हिस्सा हो, आपको कम्युनिकेट करना है और ISSB की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो इसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिकमेंड होना चाहते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें और वो देखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की और जो लॉयल्टी है पाकिस्तान के साथ, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पैट्रियटिज्म और लॉयल्टी। पाकिस्तान के क्या टेक्स हैं कौन से इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर और क्यों हैं, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सही। चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज़ हों, चाहे वो लोकल इश्यूज़ हों, इन तमाम चीज़ों की ग्रिप जो है वो आपके पास अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनसे आपको लॉयल होना चाहिए और आपके रिलीजियस बिलीव्स जो हैं उनमें आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सही। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक रिकमेंडेड कैंडिडेट जो है वो शो करता है या डिस्प्ले करता है। तो बाकी कैंडिडेट्स में अगर इन चीज़ों में से कोई कमी नज़र आ रही होती है तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं ISSB को पास करने की। अच्छा सर, अभी आपने कम्युनिकेशन की बात की, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस की बात की। सर, कम्युनिकेशन को अगर हम ब्रेक डाउन करें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो इसकी क्या वेटेज है ISSB के लिए? देखें, कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली एक इंसान की एबिलिटी होती है कि वो अपने आइडियाज़ और थॉट्स को किस तरीके से वर्ड्स की फॉर्म में
चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, वर्ड्स की फॉर्म में हो या वो किसी एक्शन की फॉर्म में हो, कन्वर्ट कर सकता है। सही। तो ये बेसिकली एबिलिटी, अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नंबर 1 स्पीकिंग, नंबर 2 राइटिंग, और नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपके बॉडी जेस्चर्स हैं। सही, या बॉडी बॉडी, लैंग्वेज। जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। सही। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन जो है, अगर आप इन 3 चीज़ों के अंदर मैं इसको डिवाइड करता हूं एज अ परसेंटेज, तो मैं समझता हूं कि आप जो इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे करते हैं वो 7% इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने स्पोकन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सही। इसके अलावा तकरीबन 38% अपनी वॉइस की जो टोन है वो आपकी कम्युनिकेट कर रही होती है कि जो आप कहना चाह रहे हैं, और जो मेजर चीज़ है, मेजर पार्ट है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैरी कर रही होती है। सही। जो आपने कम्युनिकेशन करनी है, तो यानी कि ऑलमोस्ट 55% जो पार्ट है इसका, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट होता है। अच्छा सर, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे कौन कौन, आपने जेस्चर्स की बात की है, तो ऐसे कौन कौन से जेस्चर्स हैं जो कि जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, और ऐसे कौन से जेस्चर्स हैं जो कि शो करने चाहिए जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है? अच्छा, बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, देखें, बॉडी लैंग्वेज को हम बहुत से डिफरेंट पार्ट्स में चलने डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से कि फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं कि आर्म्स और हैंड्स जो हैं वो क्या कम्युनिकेट करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। देखें, जो शख्स मतलब अपने आर्म्स को क्रॉस करता है चेस्ट के ऊपर, उसकी कुछ मीनिंग निकलती है। इसी तरीके से अगर कोई खड़ा हुआ है और वो अपने हैंड्स को हिप्स के ऊपर रख के या बैक के ऊपर रख के जो है वो खड़ा हुआ है, ये भी एक कम्युनिकेशन करती है बॉडी आपकी जो है। इसी तरीके से आपने जेब में हाथ डाले हुए हैं, ये भी एक चीज़ कम्युनिकेट कर रही है आईसीएसबी के अंदर। इसी तरीके से अगर आपने अपनी मुट्ठियों को बंद किया हुआ है या खींचा हुआ है या दबाया हुआ है, ये भी एक कम्युनिकेशन है जो कि आपकी बॉडी जो है वो किसी सेलेक्टर को दिखा रही है। सही। इसी तरह से अगर आप फिंगर्स को बार बार टैप कर रहे हैं या मतलब दबा रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं, या जैसे बाद लोगों को आदत होती है फिजिटिंग की, या उंगलियों को चटखाने की, जैसे कहते हैं हम, आदत होती है, ये भी चीज़ें आपकी बॉडी जो है वो डिस्प्ले कर रही होती है, आपकी बहुत सी अंदर की जो आपकी स्टेट है उसको कम्युनिकेट कर देती है। इसी तरह अगर हम आर्म्स और बॉडी के बाद आईज और फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें, तो फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर आपकी आईब्रोज की मूवमेंट, आपका आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना जो है वो किसी भी ऐसी एंगेजमेंट में जिसमें आपके ऊपर लोगों का फोकस हो, चाहे वो आउटडोर में हो रही हो या चाहे वो इंडोर के अंदर हो गई हो, तो उसमें अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा तो वो बहुत ही नेगेटिव एक बात है। और आई कांटेक्ट बहुत सारी आपकी कॉन्फिडेंस की चीज़ों को डिस्प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आईज सही आ गई। बहुत से लोग बात करते वक्त या कोई भी एक्टिविटी करते वक्त जो है वो जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो ब्लिंकिंग शुरू कर देते हैं और उस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपकी साइड्स के ऊपर देखना, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो बजाय उसके ऊपर आपका फोकस हो, आप उस फोकस को हटा के साइड्स के ऊपर अगर फोकस ज़्यादा है या इधर उधर देख रहे हैं तो आपकी डाइवर्जन को भी नोट किया जा रहा होता है। इसी तरीके से आपके एक्सप्रेशन के ऊपर देखें, जब भी कोई गलती होती है तो बाज़ दफ़ा किसी और से गलती होती है आपके टास्क में। अब ऐसे केस के अंदर आपके चेहरे के ऊपर एक एक्सप्रेशन आया और चला गया, वो हार्श भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि जिससे किसी का तमस्खुर उड़ रहा हो, या आप किसी के बारे में आप उसको रिडिक्यूल करने वाला कोई जेस्चर भी हो सकता है कि इससे ये नहीं हो पाया। तो इस किस्म की चीज़ें भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन से नोट की जा रही होती हैं। या बास लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, वो किसी भी किस्म की कोई फेशियल जो है वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा बाज़ लोगों को आदत होती है अपनी नोज़ को टच करते हैं, वो फिंगर्स से बार बार जो है वो अपनी नोज़ को, अपने फेस को, अपने कान को हाथ लगाना, अपने चेहरे को छूना, ये चीज़ें जो हैं चीज़ें आपकी बहुत सारी जो है वो किसी सेलेक्टर के सामने वो बता देती हैं। सही। अब अगर हम बात करते हैं हेड की, तो हेड की मूवमेंट, हेड की टिल्टिंग, हेड का ओवरली टिल्ट होना, ये चीज़, फिर हेड को डाउन रखना, ये भी एक चीज़ किसी किस्म की कम्युनिकेशन कर रही है, आपकी बॉडी जो है वो बता रही है आपके बारे में। इसी तरह हेड को रेज रखना, बम्प अप हेड रखना, ये भी आपके बारे में कुछ ना कुछ किसी सेक्टर को बता रहा होगा।
तो ये तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाती हैं। सही। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जिसकी हम बात करना चाहेंगे मेरे ख्याल है यहाँ पे, वो है लेग्स। सही। आपकी जो लोअर बॉडी है हम्म। वो भी बहुत सी चीज़ें जो है वो एक्ट कर रही होती है, दिखा रही होती है, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी भी सिलेक्टर के सामने कोई चीज़। जैसे क्रॉसिंग ऑफ लेग्स, जब आप बैठते हैं, ये भी कुछ कम्युनिकेशन करता है। इसी तरह लेग्स को अपार्ट करके बैठना भी कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। बाज़ दफ़ा लोगों को आदत होती है टैप करने की, पैर से अपने वो टैप कर रहे होते हैं ज़मीन को, और शिफ्ट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी वेट को चेयर के ऊपर एक साइड जब पे। वो अनईजी होते हैं। कभी एक तरफ शिफ्ट करते हैं, कभी दूसरी जानब शिफ्ट करते हैं, कभी वो अपने फीट्स को या अपने पैरों को मूव कर रहे होते हैं, कभी क्रॉस कर रहे हैं, कभी स्ट्रेट बैठ रहे हैं, एक अनईजीनेस जो है वो शो कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप खड़े हुए हैं तो आप किस तरह से खड़े हुए हैं, आया आप स्ट्रेट खड़े हुए हैं, बेंड करके खड़े हुए हैं, क्रॉस करके लेग्स को खड़े हुए हैं, किस तरीके से आप खड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही होती है। तो ये तो हो गई आपकी लेग की चीज़ें। इसके अलावा कुछ ऐसे जेस्चर्स हैं जो कि आपकी बॉडी जो है वो दिखाती है, तो कुछ चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं आगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी को स्टेयर कर रहे हैं, सही। प्रोलॉन्ग और स्टेयरिंग आई कांटेक्ट आपने मेंटेन किया हुआ है, आपने एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर जो है वो आपने अडॉप्ट किया हुआ है अपना। इसके अलावा अननेसेसरीली बाज़ लोग स्माइलिंग फेस रख रहे होते हैं, या ज़रूरत ना हो तो हंसना या स्माइल करना एक्सेसिवली या कंटिन्यूसली, ये चीज़ें भी आपकी पर्सनैलिटी के कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती हैं। बाज़ लोगों को आदत होती है नेल्स की बाइटिंग की, जब वो स्ट्रेस में होते हैं या जब वो प्रेशर में होते हैं तो वो अपने नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से आपकी वॉक जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इंडिकेट करती है कि आपके बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या आपके बारे में कम्युनिकेट कर रही है। तो ये एक ऐसा होल कम्युनिकेशन जो है वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। और बेसिकली आईएसएसबी के अंदर कहते ये हैं कि जब भी आईएसएसबी में डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है तो वो आपसे सबसे ज़्यादा लॉन्ग कम्युनिकेशन सेशन होता है किसी भी सिलेक्टर का, क्योंकि इंटरव्यू के अलावा कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके अंदर आपसे कम्युनिकेशन की जा रही है। और एक अच्छा इंटरव्यू जो है उसमें जो क्वेश्चन वाली साइड है उसका पार्ट 30% होना चाहिए, और जो आंसर वाली साइड है उसका पार्ट 70% होना चाहिए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो यानी कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कितनी बेहतर होनी चाहिए। अच्छा सर, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात हो रही थी किसी भी कैंडिडेट से जो कि आईएसएसबी की एक कैंडिडेट से हो सकती हैं, उसमें आपने मोटिवेशन के बारे में बात की थी। सर, मोटिवेशन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक किस्म की मोटिवेशन, पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आईएसएसबी के हवाले से किस किस्म की मोटिवेशन एक कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। देखें, फ़ौज को ज्वाइन करना जो है ना वो मतलब मोटिवेशन के बगैर जो है वो बेकार है। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आप किसी भी खाली तनख्वाह के लिए, कोई भी शख्स जो है वो अपनी जान जो है वो लेके हाथ के ऊपर नहीं खड़ा हो जाता। एग्जैक्टली। मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपको हर महीने जो है वो 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह दूंगा, और लेकिन आपने किसी भी दिन मेरे लिए जान दे देनी है, तो 10 दफ़ा इंसान सोचेगा कि वो ये काम करे या ना करे। तो ये चीज़ उस वक़्त आती है जब आपके अंदर एक जज्बा हो, एक मोटिवेशन हो मुल्क के लिए कुछ करने की, और एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस देने की। सही। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो फ़ौज शायद आपके लिए प्रेफर्ड प्रोफेशन नहीं है। मैं इसको प्रोफेशन नहीं कहूँगा, मैं इसको सर्विस कहूँगा। सही। फ़ौज आपके लिए वो प्रेफर्ड सर्विस नहीं है। सही। ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर लोग जो हैं वो चीज़ों की चकाचौंध देख के जो है वो इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो समझते हैं कि शायद यही फ़ौज है। उन्होंने किसी ऑफिसर को या किसी इंडिविजुअल को यूनिफॉर्म में देखा होता है जो कि किसी शहर में आराम से किसी दफ्तर में किसी जगह पे बैठा हुआ है या प्रिविलेजेस के साथ है, और वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। ये बिलीव यू मी कि ये एक बहुत ही लो % है एक आपकी फौजी लाइफ का। आपको अगर फौज ज्वाइन करनी है तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल को विजुलाइज करने के बजाय एक ऐसे इंडिविजुअल को विजुलाइज करें
जो रात के 2 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक पहाड़ की चेक पोस्ट के ऊपर अपने चंद साथियों के साथ दुश्मन की चेक पोस्ट के सामने बैठा हुआ है। सही। और सख्त सर्दी के अंदर, सख्त बरसात के अंदर, जिस मौसम के अंदर शायद आप अपने घर में अपने बेड से बाहर भी निकलना ना चाहें, ऐसे मौसम में, ऐसे सूरत हाल के अंदर वो दुश्मन से भिड़ने के लिए या दुश्मन को अपने मोर्चे से तक आने से रोकने के लिए वो अपनी जान का नजराना देने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है। तो ये चीज़ जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि विदाउट मोटिवेशन ये काम नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर से कोई मोटिवेशन आपको कहती है कि हाँ, मैं मुल्क की खातिर, मैं इस जज्बे के साथ जो है वो फौज ज्वाइन कर रहा हूँ, तो फिर तो आपकी फौज ज्वाइन करना बनती है। लेकिन अगर आप ये देख के आएंगे कि यार फौज के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है, मैसेज होते हैं खूबसूरत किस्म के, आप आराम से जो है ना मैसेज में जाते हैं, शाम को गोल्फ खेलते हैं और ये सब इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, तो मेरा ख्याल है कि ये एक फूल्स पैराडाइज है जिसके अंदर कोई ये सोच के अगर फौज में ज्वाइन करने आना चाह रहा है। सही। वो शख्स जब किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जाएगा जो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट होगी, जहाँ वाकई में उसको हर लम्हे, हर घड़ी अपनी जान का, अपनी ज़िंदगी का ख़तरा होगा, तो वहाँ पे वो ये सोचना शुरू कर देगा कि यार मैं तो कुछ और देख के आया था, यहाँ तो वो चीज़ नहीं है। सही। तो वो मोटिवेशन धरी की धरी रह जाएगी आपकी वहाँ पे। तो मोटिवेशन की जैसे अभी आपने भी बात की कि 2 तरह की मोटिवेशन हर इंसान में पाई जाती है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसे मैंने भी बात की कि जो चीज़ें देख के आता है या जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को फोकस करके फौज में आता है, वो अपनी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से आता है। और जो लोग ख़ास तौर पे किसी अपने इंटरनल जज्बे के तहत आते हैं, फौज में ज्वाइन करते हैं, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के तहत आते हैं। थैंक यू सो मच सर इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, और आई होप कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन सर ने बताई है, ये तमाम जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इस टाइम देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। और इस तरह की अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से रिलेटेड किसी भी किस्म की आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्रॉसरोड कंसल्टेंट के नाम से हमारे पेजेस को फॉलो करें। थैंक यू।